हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के सेशन में हम रिसर्च के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो रिसर्च के क्वेश्चंस हैं वो हमने यूजीसी नेट सितंबर 2024 में जो आपका री एग्जामिनेशन हुआ है उनमें जितने भी सवाल, जितने भी क्वेश्चंस रिसर्च से रिलेटेड पूछे गए हैं कॉमर्स और मैनेजमेंट में, उन सभी क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं कि एवरस्टडी क्लासेस पर आपको ये डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे डिजाइन किए गए हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के डिटेल कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अगर आप सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज है हमारे पास। और PYQs का भी एक स्पेशलाइज कोर्स है। तो बहुत अच्छे से कोर्सेज की डिजाइनिंग की गई है, बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं www.everstudy.co.in पर जाकर। और जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके की आपकी नीड है, उस अकॉर्डिंग आप अपने कोर्स पर्टिकुलर कोर्स में अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन प्रीफेटरी इंफॉर्मेशन सब मॉड्यूल्स इनटू अ सीक्वेंस टू फॉर्म अ लॉन्ग मैनेजमेंट रिपोर्ट। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम द टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग। और रिपोर्ट राइटिंग में 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन आपका इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है, जिसे प्रीफेटरी सेक्शन भी बोला जाता है। सेकेंड सेक्शन आपका मेन सेक्शन होता है, जो मेन कंटेंट होता है वो सारा इसमें आता है। और थर्ड सेक्शन आपका टर्मिनल सेक्शन होता है, जिसमें आप रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी और मेन कंटेंट में अगर कोई कैलकुलेशंस है उसकी रेफरेंसेस आप डाल देते हो, कुछ रिपोर्ट्स आपने यूज की हैं अपेंडिसेस में, आप वो अटैच कर देते हो। तो वो थर्ड सेक्शन होता है हमारा। अब इस क्वेश्चन में प्रीफेटरी सेक्शन की बात की गई है, यानी कि इंट्रोडक्टरी सेक्शन की बात की गई है। और इंट्रोडक्टरी सेक्शन में जो भी हमारे पास पार्ट्स आते हैं, जो भी मॉड्यूल्स आते हैं, उन्हें अरेंज करना है आपको प्रॉपर सीक्वेंस में। ठीक है। और आपको पता है इंट्रोडक्टरी सेक्शन में हमारे पास कवर पेज आता है, टाइटल पेज आता है, और इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट्स आते हैं, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन होती है, लिस्ट ऑफ फिगर्स जो आपने यूज किए हैं वो सब हमारा इंट्रोडक्टरी सेक्शन में आता है। ठीक है। लेकिन उन्हें प्रॉपरली आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा लेटर ऑफ ट्रांसमिटल। लेटर ऑफ ट्रांसमिटल क्या होता है? एक ही फॉर्मल लेटर होता है, शॉर्ट कवर लेटर होता है, जो अकम्पेन करता है हमारी लॉन्ग मैनेजमेंट रिपोर्ट को, जो बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि पर्पस क्या है रिपोर्ट का। ठीक है। और फॉर्मली ट्रांसमिट्स द डॉक्यूमेंट। और नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइटल पेज। सेकंड हमारे पास आएगा टाइटल पेज, जहाँ पे टाइटल लिखा जाएगा पेज का, उसका रिसर्च का जो आपका या रिपोर्ट है उसका किसने सुपरवाइज किया वो लिखा जाता है। ठीक है। वो टाइटल पेज हो गया। देन हमारे पास आता है ऑथराइजेशन स्टेटमेंट। ऑथराइजेशन स्टेटमेंट बेसिकली कि किसको एड्रेस की जा रही है जो ये वाली रिपोर्ट है, और वाई इट वाज रिक्वेस्टेड एंड व्हेन इट वाज रिक्वेस्टेड, वो सब कुछ वहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, देन हम लिखते हैं अपने पास एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी इज बेसिकली पूरा आप कंसाइज फॉर्म में इंटायर रिपोर्ट को समराइज कर देते हो। ओवरव्यू देता है ये मेन फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस का। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि रीडर जो है ना वो क्विकली अंडरस्टैंड कर पाता है कि क्या की डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे डॉक्यूमेंट में, बिना पूरा डॉक्यूमेंट रीड करे। ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। एंड देन हमारे पास आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में लिस्टिंग होती है मेन सेक्शंस की और सब सेक्शंस की, अलॉन्ग विद द पेज नंबर्स, ताकि रीडर इजीली नेविगेट कर पाए अपने डॉक्यूमेंट को। ठीक है। तो ये स्टेप्स, ये सीक्वेंस हमारा रहेगा। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास लेटर ऑफ ट्रांसमिटल D, देन आएगा टाइटल पेज A, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी आएगा E, देन हमारे पास B आएगा एग्जीक्यूटिव, सॉरी, ई में ऑथराइजेशन स्टेटमेंट, देन आएगा उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी, और सी देन हमारे पास आ जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस हमारा रहेगा, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी इज फिनिश्ड व्हेन द रिसर्चर हैज अचीव्ड द फॉलोइंग। एक्सप्लोरेटरी स्टडी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि रिसर्चर कब मान ले कि उसने क्या क्या अचीव कर लिया है और एक्सप्लोरेटरी स्टडी अपनी फिनिश हो गई है। इस क्वेश्चन के फर्दर पॉइंट्स पढ़ने से पहले आप खुद माइंड में एक बार लेके आओ कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमारी प्रीलिमिनरी रिसर्च होती है। अगर आपने कोई प्रॉब्लम डिफाइन करनी है, हाइपोथेसिस जनरेट करने हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, कोई न्यू टॉपिक है जिसके पैरामीटर्स ऑलरेडी ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, यानी कि उसकी नॉलेज गेन करनी है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तो हम एक्सप्लोरेटरी स्टडी करते हैं। राइट। ये आपको समझ में आ गया। अब आ जाओ पॉइंट्स पर। फर्स्ट पॉइंट गिवन है, एस्टेब्लिश द मेजर डायमेंशंस ऑफ द रिसर्च टास्क। बिल्कुल, ये हमने अगर अचीव कर लिया तो हम मानेंगे कि एक्सप्लोरेटरी स्टडी अपनी होगी है। एक्सप्लोरेटरी स्टडी देखिए क्या होता है कि हमें हेल्प करती है अपनी प्रॉब्लम को क्लेरिफाई करने में, जो क्या क्या इश्यूज हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या पैरामीटर्स हैं जिन पे काम किया जा सकता है, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यही हो गया ना कि हमें डायमेंशंस जो हैं वो अगर हमने एस्टेब्लिश कर लिए अपने रिसर्च के, तो हम फर्दर अपना रिसर्च जो है आगे फर्दर अपनी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। राइट। तो ये बिल्कुल ठीक है पॉइंट।
Next, defined a set of subsidiary investigate questions that can be used as a guides to a detailed research question. बिल्कुल, अगर आप exploratory research कर रहे हो और उससे आपको पता चल गया कि these are the possible questions जिन पे आप काम कर सकते हो further, आप investigate कर सकते हो इन questions पे, तो वो अगर आप define कर लेते हो तो हम मानेंगे कि हमारी exploratory research बढ़िया तरीके से हो गई. Next है develop सेवरल हाइपोथेसिस अबाउट पॉसिबल कॉजेज ऑफ मैनेजमेंट डायलेमा. बिल्कुल, जब हमें हाइपोथेसिस भी जनरेट करने होते हैं तो भी हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये हाइपोथेसिस जो हम जनरेट कर रहे हैं उसको डिफाइन करने के लिए पहले क्या ऑलरेडी काम हो चुका है और उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस के थ्रू क्या क्या रिजल्ट्स दिए हैं. ठीक, तो वो भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंडर आती है. नेक्स्ट, learned that certain other hypotheses are such remote possibilities that they can be safely ignored in any subsequent study. तो ये सिमिलर पॉइंट्स है कि जब आप अपने हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ हाइपोथेसिस जो है आप उनको इग्नोर कर सकते हो. ठीक है, इनकी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है सब्सिक्वेंट स्टडी के लिए, तो ये भी ठीक है. अब लास्ट है, कंक्लूडेड एडिशनल रिसर्च इज नीडेड एंड इट इज फिजिबल. तो अभी एडिशनल रिसर्च की रिक्वायरमेंट है और फिजिबिलिटी भी है, तो हम नहीं कहेंगे ना कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमारी खत्म होगी. अभी एडिशनल रिसर्च की रिक्वायरमेंट है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का काम खत्म हो गया. तो ई पॉइंट हमारा यहाँ नहीं आएगा. अगर आप ए बी सी डी इन पॉइंट्स को अचीव कर लेते हो तो हम मान सकते हैं कि हमारी एक्सप्लोरेटरी स्टडी जो है वो फिनिश होगी. सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो पॉइंट्स हमारे पास आएंगे वो आएंगे ए बी सी डी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. Next question, data preparation needs to ensure the accuracy of the data and their conversion from raw form to reduced and classified forms for analysis. It includes which of the following? So यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डेटा एनालिसिस के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, डेटा को प्रिपेयर करना पड़ता है. तो उस डेटा को प्रिपेयर करने के लिए डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, ठीक है. अब जो डेटा आपने कलेक्ट किया बड़ा हेम्फिसाइड मैनर में होता है, तो उसको आपको क्या होता है कि प्रॉपर प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आना होता है डेटा एनालिसिस के लिए. तो वो जो आपको डेटा प्रिपेयर करना है ताकि आपकी डेटा की एक्यूरेसी नजर आए, तो आपने रॉ से एक्यूरेट फॉर्म में लेके आना है. तो क्या स्टेप्स आपको यहाँ पर परफॉर्म करने पड़ते हैं? सो कोडिंग होती है, डेटा एंट्री होती है, एडिटिंग होती है, सब ये सब करना पड़ता है. अब ये स्टेमिंग और इलियासिंग ये नहीं होता है. इलियासिंग तो सिंपली एक फिनोमिना है जब अकर होता है कि हाई फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं उसको मिस रिप्रेजेंटेड किया होता है लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए इन सैम्पल डाटा. तो ये तो एरर ही हुआ एक तरीके से. और स्टेमिंग भी क्या होता है कि सर्च एक्यूरेसी जो होती है उससे रिलेटेड है ये, तो स्टेमिंग भी नहीं आएगा. सो मेन जो डेटा को प्रिपेयर करना है उसके लिए क्या होता है, कोडिंग करना, डेटा एंट्री और एडिटिंग करना. ठीक है, तो ए बी सी ये 3 पॉइंट्स आएंगे. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 3. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन टेस्ट आंसर्स द क्वेश्चन डज दिस टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर. बहुत ही सिंपल है. आपसे पूछा गया कि कौन सा सिलेक्शन टेस्ट है जो इस क्वेश्चन का आंसर करता है कि जो हम मेजर करना चाहते हैं क्या वो वही मेजर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा. तो आंसर यहाँ पर होगा टेस्ट वैलिडिटी. आंसर हमारा ऑप्शन 4 होगा. टेस्ट वैलिडिटी एक ब्रॉड टर्म है जो हमें बताती है ओवरऑल एक्यूरेसी टेस्ट की. ठीक है, जिसमें हम मेजर करते हैं कि कंटेंट भी चेक करते हैं, क्राइटेरिया भी चेक करते हैं, कंस्ट्रक्ट भी चेक करते हैं. तो टेस्ट वैलिडिटी के अंदर ये सब चीज़ें आती है कि जिस कंटेंट की हम को चेक करना चाहते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम चेक करना चाहते हैं, क्या उससे रिलेटेड जितने कंटेंट है वो सभी एस्पेक्ट्स उसमें कवर है या नहीं है. क्राइटेरिया हमें बताता है कि एक मेजर के बेसिस पे दूसरा मेजर हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं या नहीं. कंस्ट्रक्ट में आ गया जो आइटम्स फर्दर जो हमारे पास कंस्ट्रक्ट हमने लिए हैं उसमें सारी आइटम्स है या नहीं है उस कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए. तो इन सबका मिक्सचर जो है सबका इन टोटल हमारे पास आया ओवरऑल एक्यूरेसी, वो हमारी होती है टेस्ट वैलिडिटी. सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4 हियर. चलिए जी अगला क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन इन अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस दैट आर टू बी आंसर्ड इन सिक्योर अ सैंपल. सो पॉपुलेशन से सैंपल एक्सट्रैक्ट करना है. उस सैंपल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको एक सैम्पलिंग प्रोसीजर यानी कि एक सैंपल डिजाइनिंग आपको यूज करनी होती है. तो वो जो डिजाइनिंग है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पर आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है, उन्हें अरेंज करना है. तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम यह है कि आपको आइडेंटिफाई करनी है आपकी टारगेट पॉपुलेशन. कौन सी पॉपुलेशन को आप टारगेट करना चाहते हैं. आप मेल्स को टारगेट कर रहे हो, आपके यानी कि जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं वो कौन होंगे, वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है. राइट, फर्स्ट स्टेप हमारा यही हो गया, व्हाट इज द टारगेट पॉपुलेशन. देन आपको बताना है व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट. मान लो कि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो आपका रिसर्च टॉपिक है, वो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करनी है द एवरेज इनकम ऑफ द लेक्टेटिंग मदर्स. ठीक है, अब लेक्टेटिंग मदर्स आपकी टारगेट पॉपुलेशन है और पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उनकी एवरेज इनकम आपको देखनी है. तो सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट. राइट,
देन आपको क्या करना है, व्हाट इज द सैम्पलिंग फ्रेम यानी कि सोर्स ऑफ लिस्टिंग, जहाँ पे मतलब जो आपका टारगेट पॉपुलेशन है उनकी लिस्टिंग, उनका सोर्स जो है आपको वो सैम्पलिंग फ्रेम होता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, डायरेक्टरी हो सकती है, टेलीफोन डायरेक्टरी, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑथोरेटिव जैसे कमेटी में चले गए, वहां से आपने कुछ फिगर्स ले ली, कुछ डेटा कलेक्ट कर लिया। तो सैम्पलिंग फ्रेम यानी कि सोर्स होता है जहां से आपको आपके टारगेट पॉपुलेशन, जो आपका इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन है, उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसका डेटा मिल जाता है, राइट। सो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा टारगेट पॉपुलेशन, सेकंड हो गया व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट, देन थर्ड हो गया हमारा व्हाट इज द सैम्पलिंग फ्रेम। देन आपको देखना होता है कि आपका अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड क्या है, यानी कि पॉपुलेशन से जो सैंपल आपने एक्सट्रैक्ट करना है, कौन से सैम्पलिंग मेथड से आपने एक्सट्रैक्ट करना है, प्रोबेबिलिटी या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में भी फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं, तो वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है। और लास्ट आपको देखना है कि आपका सैंपल साइज आपने कितना लेना है, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेप ये हो गया। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस हमें दे रहा है वो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, पहले डी आएगा व्हाट इज द टारगेट पॉपुलेशन, देन बी व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट, देन आएगा व्हाट इज द सैम्पलिंग फ्रेम, देन आएगा व्हाट इज द अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड, और लास्ट है हमारा व्हाट सैम्पल साइज इज नीडेड। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4 हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। सिमिलर क्वेश्चन है, मे बी डिफरेंट शिफ्ट्स का होगा। तो सैम्पलिंग डिजाइन के जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपको अरेंज करना है। तो अभी हमने डिस्कस किया, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि टारगेट पॉपुलेशन आपको डिफाइन करनी है। नेक्स्ट होता है कि पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट देखना है, तो पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, सैम्पलिंग फ्रेम जो है उसे डिटरमाइन करना है कि कहाँ से हमें टारगेट पॉपुलेशन का डेटा मिलेगा, राइट। देन आपके पास फिर स्टेप क्या होगा, आपको सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, सेलेक्ट करनी है कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक आप फॉलो करोगे पॉपुलेशन से सैंपल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। देन फोर्थ हमारे पास आएगा सैंपल साइज, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपको अपनी स्टडी में डालने हैं। और लास्ट हमारा है कि सैम्पलिंग प्रोसेस को आपको एग्जीक्यूट करना है अपना इफेक्टिवली, राइट। सो करेक्ट सीक्वेंस आपको क्या मिल रहा है, सबसे पहले आएगा हमारे पास बी टारगेट पॉपुलेशन, देन सैम्पलिंग फ्रेम, देन हमारे पास आएगा सिलेक्टिंग अ सैम्पलिंग टेक्निक, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड लास्ट में एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूशन। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द काई स्क्वायर टेस्ट एंड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर गिवन है काई स्क्वायर टेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, और आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है। फर्स्ट है काई स्क्वायर टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, बिल्कुल ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जिसे यूज किया जाता है दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन देखने के लिए। देन काई स्क्वायर टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय स्पीयरमैन, सो ये गलत है, बिकॉज काई स्क्वायर टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन। थर्ड स्टेटमेंट है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कैन नेवर बी नेगेटिव, ये बिल्कुल ठीक है, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है काई स्क्वायर का, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी उसका स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास यहाँ पे, सो इट कैन नेवर बी नेगेटिव। नेक्स्ट, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये गलत है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। और देन हमारे पास गिवन है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल ठीक है कि जो हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर की जो शेप है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड किस पे करती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे करती है। सो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास ठीक है, बी और डी हमारे पास गलत है, तो ए बी और ई ठीक है हमारे पास, ए बी और ए सॉरी ए सी और ई ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन 2 में आपके पास ए सी ई ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अरेंज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस इन द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर। मैं हमेशा कहती हूँ कि रिसर्च का जो प्रोसेस है ये एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, और इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है आइदर इन द फर्स्ट पेपर या फिर सेकंड पेपर में, और कई बार तो ऐसा हो कि दोनों पेपर्स में ही आ गए। सो रिसर्च का प्रोसेस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सो यहाँ पर आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है स्टेप्स को। सबसे पहला काम क्या होता है रिसर्च का, कि आपको रिसर्च क्वेश्चन जो है वो फॉर्मुलेट करना है, रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। ए आएगा हमारे पास, ठीक है जी। देन आपको क्या करना है, लिटरेचर रिव्यू करना है, जो भी एग्जिस्टिंग जो भी पास्ट स्टडीज हो रखी है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, वहां से आपको आपको गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं। ए के बाद हमारे पास आएगा बी। देन उसके बाद क्या है, आपको रिसर्च प्लान आपको बनाना है, यानी कि ब्लूप्रिंट, आपको रिसर्च डिजाइन आपको प्रिपेयर करना है, जहाँ पे आप सब कुछ डिसाइड करते हो कि आपका सैंपल क्या होगा, जोग्राफिकल एरिया क्या होगा, सैंपल साइज क्या होगा,
ठीक है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स, क्या टूल्स आप यूज करोगे, क्या स्केलिंग टेक्निक्स आप यूज करोगे, क्या मॉडल आप यूज करोगे, वो रिसर्च डिजाइन आप प्रिपेयर करते हैं। तो ए बी के बाद हमारे पास डी है। देन अब यहाँ तक तो अभी क्या था कि अभी हम सब कुछ प्रिपेयर कर रहे थे, अब एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। सो उसके बाद आप क्या करोगे, डेटा को कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्शन के बाद आप डेटा को एनालाइज करोगे, उसको इंटरप्रेट करोगे। सो ई हमारा लास्ट में आएगा। ठीक है जी। सो आप देख लीजिए यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस जो है ऑप्शन 2 से मिल रहा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्री कंडीशन फॉर अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी प्री कंडीशन है जो है करेक्ट है। सो फर्स्ट आपको गिवन है द डेटा शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इन परसेंटेज और रेशियो फॉर्म। बिल्कुल ठीक है। जो काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करना है हमें फ्रीक्वेंसीज चाहिए होती है, काउंट्स फॉर्म में होती है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, तो वो परसेंटेज और रेशियो फॉर्म में नहीं होती है। सो ये ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए डेटा, तभी हम अपना फॉर्मूला प्रॉपरली अप्लाई कर पाएंगे और जो मेजर करना है वो कर पाएंगे इजिली। नेक्स्ट, द सैम्पल शुड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 100 ऑब्जर्वेशंस। तो ऐसी कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है कि 100 ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए सैम्पल में। जो कॉमन रूल ऑफ थंब जो है हमारा ये कहता है कि जितनी भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ऑल द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज शुड बी 5 या फिर उससे ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये 100 ऑब्जर्वेशंस की कोई ऐसी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये कोई प्री कंडीशन नहीं है काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। नेक्स्ट है, द सैम्पल शुड नॉट बी ड्रॉन रेंडमली। ये भी गलत है। सैम्पल जो है हमारा रेंडमली ड्रॉ ही होना चाहिए, राइट। सो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, ऑल द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इन अ सैंपल शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट। ये भी गलत है। जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है हमारी सैंपल में वो इंडिपेंडेंट नेचर की होनी चाहिए। ठीक। सो एक प्री कंडीशन यहाँ पे करेक्ट है जो कि है ऑप्शन 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजर्स ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस इन प्रॉपर सीक्वेंस। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक प्रोसीजर होता है। अब उस प्रोसीजर के स्टेप्स आपको यहाँ पर गिवन है, उन्हें अरेंज करना है आपको प्रॉपर सीक्वेंस में। देखो, हाइपोथेसिस हमने डेवलप की, हाइपोथेसिस हम सेट कर रहे हैं, अब उसकी टेस्टिंग करनी है। तो यानी कि हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, राइट। उसके बीच में भी कुछ स्टेप्स आएंगे, तो उन स्टेप्स को आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। तो पहला स्टेप तो क्या होगा कि आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सेट करना है। सो सी इज टू बी फर्स्ट स्टेप, सेटअप हाइपोथेसिस। तो सी जिस ऑप्शन में है वो हमारे रहेंगे, बाकी को एलिमिनेट कर दो, तो डी हमारा कट गया यहाँ से, और फोर्थ ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब सेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें, अब यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि आपको सिग्निफिकेंस लेवल देखना है या फिर आपको टेस्ट क्राइटेरिया देखना है, राइट। सो हम सेटिंग अप ऑफ सुटेबल सिग्निफिकेंस लेवल लेंगे कि हमारा सिग्निफिकेंस लेवल यानी कि अल्फा जो है हमारा वो क्या होगा। अल्फा यानी कि ये बताता है कि हमारा रिजेक्शन रीजन कौन सा है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस लेवल बता देता है, हमें एक रेंज दे देता है कि हमारा जो वैल्यू होगी वो एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी, राइट। सो हमारे पास नेक्स्ट आएगा सेटअप ऑफ सुटेबल सिग्निफिकेंस, तो सी के बाद डी आएगा हमारे पास, राइट। देन हमारे पास यहाँ पे भी देखिए थर्ड ऑप्शन में भी सी के बाद डी ही दिया हुआ है। आप इन्हीं ऑप्शंस को देखो, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सी के बाद डी आएगा। अब मैंने कहा ना कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा आपका, कि आपका सेटिंग ऑफ टेस्ट क्राइटेरिया, कि क्या कंडीशंस है जिसके बेसिस पे हम कौन सा टेस्ट लगाएं, क्या क्या एजम्पशंस जो है फॉलो की जा रही हैं, और वो एजम्पशंस कौन सा टेस्ट क्वालिफाई करता है वो टेस्ट हम लगा लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास बी आएगा। ए नहीं हो सकता, मेकिंग डिसीजन तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोसीजर हमने याद किया होता है, स्टेप्स हमारे सामने होते हैं, बट कई बार ऑप्शंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ी दी जाती है, तो हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो आप एलिमिनेशन मेथड वहां पर लगाओ, ठीक है। तो सी और डी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट सेकंड स्टेप बन रहे हैं, देन बी हमारा थर्ड स्टेप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ई आएगा, आप कॉम्पुटेशंस करोगे और लास्ट में आप डिसीजन लोगे कि एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस को। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो समझो बात को कि कई बार प्रोसीजर इस तरीके से दिया जाता है कि आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, सिमिलर क्वेश्चन हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर जो है वो कॉमर्स में भी पूछा गया है। अब मैं जो बात कर रही थी ना कि कंफ्यूजन की, कि बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट पहले आएगा या फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पहले आएगा। तो बच्चे आपको याद रखना है कि अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट हमारा पहले आएगा। अब पिछले क्वेश्चन में स्टेप्स की जो सीक्वेंस थी वो ऑप्शंस में इस तरीके से गिवन थी कि आपको चूज करना पड़ गया वो वाला ऑप्शन जिसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो पहले और अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट में बाद में। तो मैंने बताया ना कि कई बार आपको स्टेप्स देखने पड़ जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट पहले दिया गया है एक ऑप्शन में, तो आप उसी को ही आप जो है मार्क करोगे, वही आपका आंसर बनेगा। तो पहले क्या हो गया, सेटिंग द नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, देन डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट, फिर उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, देन डिसीजन रूल हो गया और एनालाइज द कलेक्टेड डेटा, राइट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 आएगा आपका।
नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है। दो लिस्ट आपको गिवन है, लिस्ट वन में नेचर ऑफ स्टडी है और लिस्ट टू में चॉइस ऑफ सैम्पलिंग मेथड है। आपको बताना है कि अगर इस तरीके की स्टडी है तो कौन सा सैम्पलिंग मेथड आप यूज करेंगे। सबसे पहले साइज ऑफ ऑल स्ट्राटा इज इक्वल। स्ट्राटा हमारे कौन से मेथड में बनते हैं? स्ट्रैटिफाइड में बनते हैं। ठीक है, जो आपके पास हेट्रोजीनियस नेचर की पॉपुलेशन होती है आप उसको ग्रुपिंग कर देते हैं, तो ग्रुप्स में बनाते हैं, यानी कि आप स्ट्राटास बनाते हैं। और वो स्ट्राटास आपके इक्वल नंबर में भी हो सकते हैं और प्रोपोर्शनेट भी हो सकते हैं टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन। सो ए हमारा मैच करेगा स्ट्रैटिफाइड रेंडम सैम्पलिंग, ए 4 के साथ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 में आ रहा है, तो 3 और 4 को तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन कांट बी प्रोवाइडेड बाय, कैन बी, इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय फ्यू रिस्पोंडेंट्स। कुछ रिस्पोंडेंट्स जो हैं आपकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सिर्फ कुछ रिस्पोंडेंट्स, तो वो किसके बेसिस पे जाएगा? हमारी जजमेंट सैम्पलिंग के बेसिस पे। क्योंकि जजमेंट के बेसिस पे हमें लगता है कि ठीक है ये वाला रिस्पोंडेंट कैलिबर है, इसके पास एक्सपीरियंस है, इसको नॉलेज ज्यादा है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें देगा। सो बी हमारा मैच करेगा 3 के साथ, राइट। The next information is required from particular strata of population। तो इन्फॉर्मेशन जो है हमें पर्टिकुलर स्ट्राटा ऑफ पॉपुलेशन से मिलेगा, तो ये हमारी कोटा सैम्पलिंग है। कोटा सैम्पलिंग में आप क्या करते हैं? आपकी स्पेसिफिक हो जाता है कि ठीक है इतने मेल्स लेने हैं, इतने फीमेल्स लेने हैं आपने, या फीमेल्स में भी हमने इतना एज ग्रुप वाला लेना है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ पॉपुलेशन, वो क्या होगा? कोटा सैम्पलिंग। सो सी हमारा मैच करेगा 1 के साथ। और टू ऑब्टेन क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। ठीक है, बाजू वाले घर से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्वेश्चनर भरवा लिया, क्विक इन्फॉर्मेशन होगी, तो डी हमारा 2 के साथ मैच करेगा। कन्वीनियंट था हमारे लिए इसलिए भरवा लिया। सो डी करेगा 2 के साथ मैच, अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आपसे पूछा गया, काई स्क्वायर, टी, जी और एफ। सो काई स्क्वायर टेस्ट हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, टी, जी और एफ तो हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट है। सो आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। सो थैंक यू गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, जहां पर हमने रिसर्च के क्वेश्चंस डिस्कस किए जो आपसे यूजीसी ने 2024 सितंबर में जो री एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछे गए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो भी हमारे करंट एक्सपीरियंस है, फ्यूचर एक्सपीरियंस है, उनको जरूर ऐसी वीडियोज से हेल्प मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।